हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ एवरीवन हु लिव्ड। इसका मतलब विज्ञान की नज़र से इंसानों का इतिहास जानिए। इनका लेखक का नाम है एडम रुदरफोर्ड। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवरीवन हु लिव्ड में हम जेनेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम जेनेटिक्स की मदद से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा यह किताब हमें नस्ल के झूठे होने का सबूत देती है। इस किताब में हम जेनेटिक्स की समझ के जरिए नई और चौंका देने वाली बातों के बारे में जानेंगे। यह किताब किसके लिए है? वे जो विज्ञान की मदद से इतिहास में झांकना चाहते हैं, वे जो जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वे जो जेनेटिक्स की मदद से खुले राज के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? विज्ञान की नज़र से इंसानों का इतिहास जानिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि इंसानों का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। हम सभी जानना चाहते हैं कि जब इंसान धरती पर आए तो वह कैसे थे। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विज्ञान के पास जेनेटिक्स के नाम की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स की मदद से हमने इतिहास के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें पता की है। इसकी मदद से हम यह पता कर पाए हैं कि इंसानों का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ। इसकी मदद से हमने और भी बहुत सी बातें पता की है जो हम किताबें के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। इस किताब में हम इतिहास को विज्ञान की नज़र से देखेंगे। इसके अलावा हम बहुत सी दिलचस्प बातें के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे विज्ञान की मदद से हम इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं, वातावरण और कल्चर हमारे ऊपर कैसे असर डालते हैं, नस्ल के बारे में विज्ञान का क्या कहना है, नस्ल के बारे में विज्ञान का क्या कहना है। अध्याय नंबर 2। साइंस की मदद से हम इतिहास में आसानी से झांक सकते हैं। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को समझाने के लिए बहुत सारे तरीके खोजे हैं। उन्होंने अलग अलग चीज़ों का सहारा लेकर इतिहास को समझने और हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम पास्ट में कुछ ज़्यादा ही पीछे जाए तो उसमें छुपी हुई सच्चाई को जानने के लिए हमें विज्ञान की मदद लेनी होगी। 19वीं और 20वीं सदी के शताब्दी में ग्रेगर मेंडल, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने इंसानों के जीन्स को समझने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए। उनके इस टेक्नोलॉजी को हम आगे ले जाकर अपने डीएनए को समझकर अपने इतिहास के रहस्य के बारे में जान सकते हैं। इंसानों के डीएनए को हमने सन 2000 में पूरी तरह से समझ लिया था। अब हम इंसान के डीएनए की तुलना उन जानवरों से मिले हुए डीएनए से कर सकते हैं जो लाखों साल पहले मर चुके हैं। इससे हम उनके और अपने बीच के संबंधों के बारे में जान सकते हैं। आज इंसानों को होमो सैपियंस कहा जाता है, लेकिन इनसे पहले बहुत से दूसरे जीव भी थे जिन्हें हम हेमो निएंडरथैलिसिस, होमो हैबिलिस, होमो हैडिलबिलिस और होमो इरेक्टस कहते हैं। होमो इरेक्टस पहला ऐसा बंदर था जो सीधे खड़े होकर चल सकता था। होमो इरेक्टस अब से लगभग 19 लाख साल पहले इस धरती पर आए थे। वे अफ्रीका में पैदा हुए थे और अफ्रीका में ही होमो सैपियंस भी पैदा हुए थे। अब से 2 लाख साल पहले होमो सैपियंस अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया गए, जहां उनकी मुलाकात हेमो निएंडरथैलिस से हुई। होमो सैपियंस और होमो निएंडरथैलिस ने मीटिंग की। आज जीन्स को अच्छे से समझने के बाद हमें यह पता लगा है कि एक यूरोपियन के डीएनए का 2.7% भाग होमो निएंडरथैलिस से मिलता है। समय के साथ होमो निएंडरथैलिस मिट गए हैं, पर उनके अंश आज भी हमारे अंदर मौजूद है। अध्याय नंबर 3। जीन्स की मदद से हम पुराने कल्चर और वातावरण के बारे में भी जान सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी कल्चर का असर हमारे जीन्स पर होता है? आइए हम इसका एक उदाहरण देखें। दुनिया में बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते क्योंकि वे इसे पचा नहीं पाते, लेकिन कुछ लोगों को दूध पीना बहुत पसंद है। इसका जिम्मेदार हम कल्चर को ठहरा सकते हैं। दूध बचाने के लिए हमें लैक्टेस नाम की एक एंजाइम की ज़रूरत होती है।
जो हमारे एलसीटी जीन में मौजूद है। यूरोप के लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों के लिए यह जीन उनके बचपन के बीत जाने के बाद काम करना बंद कर देता है। 5000 से 10,000 बीसी में यूरोप के लोगों से डेयरी के सामानों को बनाना और बेचना शुरू किया। उनके इस कल्चर की वजह से उनके एलसीटी जीन में एक छोटा सा बदलाव आया, जिसकी वजह से वे दूध को पचाने के काबिल बन गए। इस क्षमता की शुरुआत स्लोवाकिया, पोलैंड या हंगरी के आसपास कहीं हुई थी। इसके अलावा अलग अलग बदलाव की वजह से अफ्रीका और एशिया के लोगों में भी यह क्षमता आ गई। यह क्षमता हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद साबित हुई, क्योंकि इसी की बदौलत आज हम जिंदा हैं। इसके अलावा वातावरण का भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल स्किन कलर है। यूरोप के लोग कुछ ज़्यादा ही गोरे होते हैं, जबकि अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं। काला रंग तेज धूप में रहने की निशानी है। सारे होमो सैपियंस का जन्म अफ्रीका में हुआ था, फिर भी यूरोप के रहने वाले इतने गोरे क्यों? जब हमने हड्डियों की जांच की तो हमें पता लगा कि 7700 साल पहले स्वीडन के आसपास रहने वाले लोगों के जीन जब आपस में मिले तो उनकी चमड़ी का रंग हल्का हो गया, उनके बालों का रंग भी सुनहरा हो गया और उनकी आंखों का रंग नीला हो गया। अध्याय नंबर 4। डीएनए की मदद से हम हमारे वंश या जनजाति का पता नहीं लगा सकते। कोलंबस के अमेरिका आने से पहले वाइकिस योद्धा वहां आ चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। अमेरिका के लोग अमेरिका में कोलंबस के आने से 20,000 साल पहले से रहने का दावा करते थे। जिन्स को समझकर हम यह बता सकते हैं कि अलग अलग देश के लोगों के बीच क्या संबंध है। 29,000 बीसी से 14,000 बीसी के समय हमारी धरती इतनी ठंडी थी कि पूरा नॉर्थर्न हेम्स्फीयर ग्लेशियर से ढका हुआ था। इस समय के दौरान साइबेरिया एशिया के लोगों ने रसिया और अलास्का के बीच के रास्ते को तय करने के लिए जमे हुए ब्रिज का इस्तेमाल किया। वहाँ से वे दक्षिण की तरफ बढ़े, जहाँ वे पूरे द्वीप पर फैल गए। जिन्स की मदद से हम यह सब पता कर पाए। दक्षिण और उत्तर में रहने वाले अमेरिका के लोगों के जीन्स एक जैसा ही है। उनका संबंध ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों से है, जो यह दिखाता है कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्रीनलैंड के लोग खाने में सिर्फ मछलियाँ खाते हैं, जिनमें फैटी एसिड पाया जाता है। इस फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए उनके अंदर में FADS नाम की जीन्स पाए जाते हैं। यह FADS जीन अमेरिका में रहने वाले लोग में भी पाया जाता है, जो यह दिखाता है कि दक्षिण और उत्तर में रहने वाले लोग के पूर्वज ग्रीनलैंड के ही लोग थे। डीएनए से हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हम किस जनजाति से संबंधित हैं। बहुत सारी कंपनियां इस बात का दावा करती है कि वे आपके पूर्वजों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनियां आपसे कुछ पैसे लेती है, लेकिन इनके नतीजों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कोई भी वैज्ञानिक बुनियाद नहीं है। सभी लोग आपस में मिक्स हो चुके हैं और ऐसे में बहुत सारी जातियों के अंश हमारे अंदर मौजूद है, जिससे हम यह पता कभी नहीं लगा सकते कि हम किस जाति से संबंधित हैं। अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 5। हम सभी का संबंध कहीं ना कहीं शाही खानदान से है। जोसेफ चैंग येल यूनिवर्सिटी के एस्टेटिशियन हैं, जिन्होंने गणित की मदद से यह पता लगाया कि हम शाही खानदानों से किस तरह संबंधित हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने यह पता लगाया कि हम कितने साल पीछे जाए, जिससे हमें सभी लोगों के पूर्वज मिल जाए। इसका जवाब था सिर्फ 600 साल पीछे। इसका मतलब है कि अगर हम सभी लोगों के पूर्वजों को एक पेपर बनाकर लगभग 600 साल पीछे तक ले जाए तो हम देखेंगे कि सभी लाइन आपस में मिल रही है और हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि हमारे 2 पेरेंट्स हैं, इन दोनों के 4 पेरेंट्स थे, उन 4 के 8 पेरेंट्स थे। इसका मतलब हमारे करोड़ों पूर्वज हो सकते हैं। फिर हम सभी शाही खानदान से कैसे संबंधित हैं? इसका जवाब है कि 9वीं शताब्दी में रहने वाले हर व्यक्ति हमारे पूर्वज हैं। वे सभी हम में से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। यूरोप के रहने वाले चार्लमेग 18 बच्चों के पिता थे। इस हिसाब से देखा जाए तो वे यूरोप में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पूर्वज हैं। एशिया में रहने वाले लोग चंगेज खान से संबंधित हैं और अफ्रीका में रहने वाले नेफर्टिटी से। हम में से हर किसी का पूर्वज एक राजा था, लेकिन हमारे सभी पूर्वज शाही खानदान से नहीं थे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपके सभी पूर्वज शाही परिवार से होते तो शायद आज आप यह नहीं पढ़ रहे होते। आइए देखें क्यों।
पहले के समय के शाही लोग अपने वंश को शुद्ध रखने के लिए अपने ही घर में शादी कर लिया करते थे। इसके वजह से वे उनके अंदर जिन्स से संबंधित बीमारियां पैदा होने लगी। इसका एक अच्छा उदाहरण है स्पेन के चार्ल्स द्वितीय। उनकी बीमारी का कुछ ऐसे था कि वे पिता नहीं बन सकते थे। इसकी वजह से यह थी कि उनके पूर्वज की संख्या सिर्फ 82 थी, जबकि किसी आम आदमी के पूर्वजों की संख्या 254 होते हैं। उनके परिवार के लोग आपस में ही शादी कर लिया करते थे, जिससे उनके पूर्वजों की संख्या कम हो गई और वे अपाहिज हो गए। अध्याय नंबर 6। नस्ल का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी समय तक हमारे अंदर यह वहम रहता है कि विज्ञान भी नस्ल को मानता है, लेकिन यह सच नहीं है। इस सच तक पहुंचने में हमें कुछ समय लगा। सच यह है कि एक ही नस्ल के लोगों में जितने अंतर पाए जाते हैं, उनके अंदर दो नस्ल के लोगों में ही नहीं पाए जाते। इसका खुलासा रिचर्ड लेवर्टिन ने किया था। उन्होंने अलग अलग लोगों के खून का सैंपल लिया और पाया कि एक ही नस्ल के लोगों के खून में ज़्यादा अंतर था। लेकिन बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में थे कि कुछ खास नस्ल के लोगों में कुछ खास खूबियाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से थे निकोलस वेंड, जिनके हिसाब से हमारा डीएनए हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है। विज्ञान के हिसाब से नस्ल का कोई अस्तित्व नहीं है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक जैसे जोहेन बल्मेनबैच ने इंसानों को 5 मुख्य नस्ल में बांटा था। इनका नाम था कोकेशियन, मंगोलियन, एथियोपियन, मलयन और नेटिव अमेरिकन। लेकिन 2002 में इन सभी बातों को स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट नोह रोसेबर्ग ने गलत साबित कर दिया। रोसेबर्ग ने 1056 लोगों के जेनेटिक सैंपल लिए जो 52 अलग अलग जगह पर रहा करते थे। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से इन सैंपल को अलग अलग करने की कोशिश की। जब उन्होंने कंप्यूटर से उन्हें 5 भागों में बांटने के लिए कहा गया, तब उसने ऊपर दिए गए 5 भागों में उसे बांटा। लेकिन अब कंप्यूटर 2, 3 या 4 भागों में बांटने के लिए कहा गया, तब कंप्यूटर ने उसे एकदम अलग तरह से बांटा। ठीक उसी तरह से जब उन्होंने कंप्यूटर से उसे 6 भागों में बांटने के लिए कहा, तब कंप्यूटर ने एक नई नस्ल को बनाया जो पाकिस्तान की एक नस्ल से मिलती जुलती थी। इस एक्सपेरिमेंट का यह नतीजा यह निकला कि इंसानों को हम जितने चाहे उतने भागों में बांट सकते हैं। इससे हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। इसमें नस्ल का कोई काम नहीं है। अध्याय नंबर 7। इंसान के जेनेटिक कोड को समझने के बाद हमने बहुत सी बातों का खुलासा की। 26 जून 2000 में बिल क्लिंटन ने बहुत सारे वैज्ञानिकों को व्हाइट हाउस पर बुलाया और यह घोषणा की कि हमने इंसान के जेनेटिक्स को पूरी तरह से समझ लिया है। यह एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इसके वजह से हमें बहुत सारी बातें पता लगी। वैज्ञानिकों ने सिर्फ 8 साल में इस काम को अंजाम दिया था। आइए देखें कि इसमें हमें क्या क्या पता लगा। सबसे पहली बात, हमें यह पता लगा कि हमारे जीनोम में उतने जीन्स नहीं है जितना हम सोचते थे। इससे पहले यह माना जाता था कि हमारे अंदर लगभग 2 लाख जीन्स हैं, लेकिन इस डिकोडिंग के बाद पता चला कि हमारे जीनोम में सिर्फ 20,000 जीन्स होते हैं। केले और राउंडवॉर्म में हमसे ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं। दूसरी खोज यह हुई कि हमारे ज़्यादातर डीएनए का कोई काम नहीं होता। हमारे शरीर का सिर्फ 2% डीएनए में पढ़ने लायक जीन्स है, बाकी के जीन्स बेकार हैं। इन्हें हमने जंक डीएनए का नाम दिया है। हालांकि अभी तक यह साफ पता नहीं चल पाया है कि क्या वे पूरी तरह से बेकार हैं या फिर उनका कुछ काम है। आखिर बात, हमें यह पता लगा कि किसी खास बीमारी के लिए जीन्स जिम्मेदार नहीं है। इससे पहले यह माना जाता था कि कुछ खास जीन्स की वजह से कुछ खास लक्षण या बीमारी जैसे कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे साबित करने के लिए जीनोम वाइज एसोसिएशन स्टडीज़ ने हज़ारों लोगों के जीन्स पर स्टडी की जिनकी मानसिक स्थिति एक जैसी थी। उन्होंने देखा कि उनकी मानसिक स्थिति के लिए कोई एक जीन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे जीन्स मिलकर किसी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अध्याय नंबर 8। जीन्स बहुत सारी चीज़ें के लिए जिम्मेदार है। आजकल इंटरनेट पर जीन्स के बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही है जो कि बिल्कुल झूठी है। उसमें गार्जियन का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा जीन खोजा जो ड्रग्स की लत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर हम एक जीन को किसी खास व्यवहार की वजह से मान लेते हैं। डेविड ब्रैडली वाल्ड्राउ के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके बारे में यह कहा गया कि उसके
MAO जीन में खराबी आ गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्से और खून खराबे की भावना बढ़ गई। इसी की वजह से उसने अपने दोस्त की पत्नी की हत्या और अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश की। डेविड के वकीलों ने कोर्ट में यह बात कर उसे आज़ादी दिलाई, लेकिन उसके ऐसे व्यवहार के लिए कोई एक जिन जिम्मेदार नहीं है। हमारे किसी भी व्यवहार के लिए बहुत सारे जिन्स मिलकर जिम्मेदार होते हैं। डेविड का केस झूठा या गलतफहमी पर आधारित था। बहुत ही कम हालातों में ऐसा हो सकता है कि हमने जीते जी जो गुण अपने अंदर पैदा किए हैं वो हमारे बच्चों के अंदर चला जाए। इसका एक एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड वार 2 से समय देखने को मिला था, जब नाजियों ने एक जगह पर खाने की सप्लाई बंद करके वहाँ के लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया था। इन हालातों में कुछ लोग जिंदा बच गए थे। बचने के बाद उन्होंने बहुत सी बीमारियां झेलनी पड़ी। कुछ साल के बाद जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी मोटापे और डायबिटीज़ जैसे बीमारियां हो गई। इससे हम यह कह सकते हैं कि ज़िंदगी में हमने जिन लक्षणों को अपने अंदर जगह दी है वे हमारे बच्चों तक जा सकती है। डार्विन के बाद साइंस लगातार इस बात को झूठा बताते आई है, लेकिन आज हम एपिजेनेटिक्स नाम के एक ब्रांड में इन लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे लक्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं और 2 या 3 पीढ़ियों के बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। अध्याय नंबर 9। नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस धीमी हो गई है, लेकिन इंसानों में अब भी बदलाव आ रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, जिसने हमें बहुत सारी सुविधाएं और ताकतें दी है। साइंस की मदद से हमने अलग अलग बीमारियों से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है, जिससे नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया धीमी हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर हर पीढ़ी के साथ कुछ बदलाव आ रहे हैं। हर इंसान का DNA उसके माता पिता के DNA से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा होते हैं जो उनके माता पिता या पिता किसी में भी नहीं थे। इसका मतलब यह है कि हर पीढ़ी के साथ इस धरती पर एक ऐसा इंसान पैदा हो रहा है जिसके पास कुछ अलग खूबियाँ हैं, लेकिन यह सारे बदलाव अच्छे नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के जोश एकी ने देखा है कि हाल में जो DNA में बदलाव आए हैं उनकी वजह से प्रोटीन का बनना कम या एकदम ख़त्म हो गया है। नेचुरल सिलेक्शन की मदद से सिर्फ फ़ायदेमंद गुण वाले लोग ही जिंदा बचते हैं। जिनमें इस तरह के नेगेटिव गुण पैदा होते हैं वे मर जाते हैं। हमने अपने जीने के हालातों को इतना बदल दिया है कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। इंसान बीमारी और बुढ़ापे का सामना करके हमेशा के लिए अमर होना चाहता है। इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हम नेगेटिव गुण वाले लोगों को भी बचा पा रहे हैं और उनका इलाज कर पा रहे हैं। इंसान आज भी पैदा हो रहे हैं और उनके पैदा होने से उनके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। कुल मिलाकर जेनेटिक्स की मदद से हमने इतिहास को अच्छे से जानने की कोशिश की है। इसकी मदद से हमने नस्ल के पुरानी और बेबुनियादी बातों को झूठा बताकर सभी इंसानों को एक समान साबित किया है। इसके अलावा हमारे जेनेटिक्स की मदद से इंसान के शरीर को अच्छे से समझा और इसके बारे में अनोखी बातें पता की।